जीतने वालों को मेरा सलाम, क्योंकि एक दिन हर कोई जीतेगा। 4 आदतें जो आपके दिमाग को अनजाने में नुकसान पहुंचा रही हैं। 2008 में येल यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजिस्ट ने कमाल की रिसर्च पब्लिश की। उन्होंने लोगों से बात करते करते लिखने के बहाने से लोगों के हाथ में गर्म कॉफ़ी के मग पकड़ा दिए और कुछ लोगों को बर्फीली आइस टी के कप थमा दिए। फिर इन लोगों से कुछ निजी सवाल किए और मदद मांगी। रिजल्ट में आश्चर्यजनक रूप से पाया गया कि जिन लोगों को गर्म कप पकड़ाया था उन लोगों की दयावान होने की और मदद करने की संभावना 55% तक बढ़ गई। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जब आप किसी प्रकार लोगों की एनर्जी ऊपर उठाते हो तो लोगों की सोच खुलती है, उनका नजरिया बड़ा होता है, इसलिए वो स्वाभाविक रूप से लोगों की मदद करते हैं। यानी जो लोग हर मौके पर नकारात्मक बात करते हैं, इन लोगों की मेंटल एनर्जी का स्तर लो होता है और ये अपने साथ बाकियों का भी नुकसान करते हैं। कैसे? न्यूरोसाइंटिस्ट कहते हैं कि आपके दिमाग को हर समय कन्फ्लिक्ट पसंद नहीं है। बार बार मतभेद महसूस करने से ये स्ट्रेस में आ जाता है और स्ट्रेस से मेंटल एनर्जी गिरती है। मेंटल एनर्जी को साइकोलॉजिस्ट डिफाइन करते हैं कठिन काम करने की दृढ़ता और उत्साह होना। रॉबर्ट आर्नो अपनी किताब बायोलॉजी ऑफ सक्सेस में कहते हैं कि हाई अचीवर्स के पास हाई मेंटल एनर्जी होती है, जिस कारण वे ज़्यादा देर तक फोकस कर सकते हैं, प्रॉब्लम को सुलझाने में ज़्यादा दिमाग लगा सकते हैं और नए आइडिया सोच सकते हैं। इसलिए दोस्तों, अगर हमारा दिमाग बोल सकता तो सबसे पहले कहता, भाई नकारात्मक लोगों से दूर रहो। अच्छे दोस्त और शुभचिंतकों की निशानी है कि वो आपको अकेले में अपनी गलतियां बताएं, लेकिन जो लोग हर वाक्य की शुरुआत ना या नहीं से करते हों, या जो हर नई बात या हर नए आइडिया को नकारते हों, या जिन्हें हर नई चीज़ में कमी दिखती हो, ऐसे लोगों के पास हर सॉल्यूशन का प्रॉब्लम है। इनसे शारीरिक दूरी बनाना भी ज़रूरी है। अगर आप इनके साथ रहकर इन्हें इग्नोर करते रहेंगे तो भी मन सबकॉन्शियसली मतभेद के प्रति रिएक्ट करेगा, आपकी एनर्जी गिरेगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप क्यों थका महसूस कर रहे हैं। इसलिए ये सलाह टॉप पर है। दूसरे की गलती का नुकसान आपको हो रहा है और वो भी अनजाने में। दूसरी बात, अगर आपका दिमाग कह सकता तो आपको बताता कि सुबह सुबह ई-कॉमर्स और फैशन ऐप्स को अवॉइड करो। जब नई ऑनलाइन टिकट बुकिंग और नेट बैंकिंग शुरू हुई थी तो ऑनलाइन शॉपिंग करना काम माना जाता था। आज भी जब कुछ समझ नहीं आता तो लोग अपने लिए या घर के लिए कुछ सामान देखने लगते हैं, फिर कुछ देर बाद छोटी मोटी शॉपिंग भी कर लेते हैं। डोपामिन रिवॉर्ड सर्किट शुरू होता है। आपको लगता है कि आपने कुछ हासिल कर लिया, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अमेज़ॉन भी इस बात को अच्छी तरह समझता है कि जितना लोगों की आदतों को आसान बनाएंगे उतना लोग अनजाने में शॉपिंग करते जाएंगे। इसलिए पहले वो क्रेडिट कार्ड को प्रमोट करता था, आजकल कहने लगा है कि अभिनव भाई पैसे बाद में दे देना, पहले घर के लिए कुछ सामान तो ले लो। शॉपिंग में आपको कई 100 डिसीजंस एक साथ लेने पड़ते हैं। क्या ये मेरे साइज का है? क्या ये अच्छा लगेगा? कहीं ज़्यादा महंगा तो नहीं है? दोस्तों, डिसीजन फटीग असली है। शॉपिंग और मानसिक थकान के बीच संबंध जानने के लिए कुछ रिसर्चर्स मॉल गए और शॉपिंग करके आए हुए लोगों से इनाम के बदले में पजल सॉल्व करवाई। असल में पजल सॉल्व करने में बहुत मुश्किल थी। रिसर्चर्स ये देखना चाहते थे कि लोग कब हार मानते हैं। जिन लोगों ने ज़्यादा शॉपिंग डिसीजन लिए थे उन लोगों ने 64% जल्दी हार मान ली। इसलिए दिन की शुरुआत में फैशन या ई-कॉमर्स वेबसाइट पर ना जाएं, जहां आपको नए कपड़े, फैशन या प्रोडक्ट्स की तुलना में दिमाग लगाना पड़े। नहीं तो आप थक जाएंगे और कंसंट्रेट करने में दिक्कत होगी। एक न्यूरोसाइंटिस्ट कहते हैं कि आदिकाल में जब इंसान जंगल या गुफा में सोता तो सबसे कमज़ोर होता, क्योंकि इस समय इंसान का शिकार सबसे आसानी से किया जा सकता था। जान के खतरे के बावजूद दिमाग और शरीर हर दिन कुछ घंटों के लिए बंद हो जाता है। दोस्तों, आप खुद ही सोचिए कि नींद शरीर के लिए कितनी ज़रूरी होती होगी, जिसके लिए शरीर इतना बड़ा रिस्क उठाता है। नींद का सबसे ज़रूरी काम है मेटाबॉलिक वेस्ट हटाना। पूरे दिन ब्रेन सेल्स और न्यूरॉन्स बनते टूटते रहेंगे। दिमाग जो सॉल्ट या सामान रिसाइकल नहीं कर सकता उन्हें निकालना ज़रूरी है, नहीं तो ये काम करना बंद कर देगा। नींद के समय हमारे ब्रेन सेल्स 60% तक छोटे हो जाते हैं और दिमाग का वेस्ट रिमूवल सिस्टम, जिसे ग्लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं, तेज़ी से काम कर पाता है। इसलिए जब हम सो के उठते हैं तो तरोताज़ा महसूस करते हैं। दोस्तों, कई लोग कहते हैं कि हम 3-4 घंटा सो सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। जो सिखा रहे हैं उनसे वो तरीका सीखिए, लेकिन जब तक नहीं सीखते
तब तक डॉक्टर्स और रिसर्चर्स की सलाह मानिए और 7 से 8 घंटे सोने का समय निकालिए, क्योंकि हम लोगों की दिनचर्या काफ़ी अलग है। कुछ लोग कई घंटे पढ़ाई करते हैं या स्क्रीन पर काम करते हैं जिनसे आंखें थकती हैं, साथ में ना ही हमारा मन पूरी तरह शांत रहता। इसलिए अपने आप को धोखा मत दीजिए, अपनी स्थिति को समझिए और इस हिसाब से सोने का समय निकालिए। इसी बात पर यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया ने एक एक्सपेरिमेंट किया। 48 ऐसे स्टूडेंट लिए गए जो हर दिन 7 से 8 घंटा सोते थे। फिर स्टूडेंट्स के 3 ग्रुप बनाए गए। पहला ग्रुप हर दिन 4 घंटे सो सकता था, दूसरा 6 घंटे और तीसरे ग्रुप को हर रात 8 घंटे सोने मिलता। 2 हफ्ते तक ऐसे ही चलता रहा। पहला रिजल्ट बड़ा ऑब्वियस था। जो लोग 8 घंटे सो रहे थे उनकी शारीरिक और मानसिक क्षमता में कोई कमी नहीं आई। 4 से 6 घंटे सोने वाले ग्रुप में कॉग्निटिव एबिलिटी यानी देखने और समझने की क्षमता, कंसंट्रेशन और मोटर स्किल्स हर दिन कम होते गए। देखने वाली बात यह है कि 2 हफ्ते बाद 4 घंटे वाले ग्रुप की हालत सबसे खस्ता थी, लेकिन 6 घंटे वालों की भी हालत कुछ खास अलग नहीं थी। ऐसा इसलिए हुआ कि स्लीप डेब्ट क्यूमुलेटिव है, यानी हर दिन कम सोने से नुकसान बढ़ता जाता है। दूसरा पॉइंट हमारे लिए खतरे की घंटी है। 6 घंटे वाला ग्रुप कहता है कि शुरू में हमें लगता था कि हम स्लो हो गए हैं, लेकिन 2 से 4 दिन में सब नॉर्मल हो गया। मतलब स्टूडेंट्स को पता भी नहीं चला कि उनकी मानसिक और शारीरिक क्षमता कम हो गई है, और यही इसे इतना खतरनाक बनाती है। हमारी प्रोडक्टिविटी और कैपेबिलिटी कम सोने से हर दिन गिरती जाती है और हमको लगता है कि 2-3 दिन में सब नॉर्मल हो गया है। हमारा दिमाग भूल सकता तो कहता कि भाई नींद को गंभीरता से लो। अगर नींद में डिसिप्लिन लाना है तो घंटे कम मत करो। सबसे पहले एक समय पर सो और एक समय पर उठो। इससे आप गहरी नींद सोओगे और नींद की ज़रूरत अपने आप एडजस्ट हो जाएगी। 30% अमेरिकन एसिड रिफ्लक्स के लिए कोई ना कोई दवा लेते हैं। टीवी के सामने बैठ के खाने का चलन भी तो वहीं से शुरू हुआ है। जनाब, सोफे के सामने बैठिए, ये वाला पोर्टेबल टेबल लगाइए और अपना मनपसंद प्रोग्राम देखते देखते मुंह भर लीजिए। आजकल लोग मोबाइल पर कोई ना कोई वीडियो देखकर खाना खाते हैं। जब आप ध्यान देकर नहीं खाते तो आप जल्दी जल्दी खाते हो, आपको पता नहीं चलता कि आपने क्या खा लिया और ओवर ईटिंग होती है। डाइजेशन हमारे सलाइवा यानी मुंह के साथ शुरू होता है, इसलिए ना चबाकर खाने से अपच भी होता है और भारीपन भी लगता है। इसके साथ जिस वाइब्रेशन में आप रहते हैं उसका असर आपके खाने और पानी पर पड़ता है। इस पर बेहतरीन रिसर्च हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। अगर आपका दिमाग कह सकता तो आपसे कहता कि भाई शांति से बैठो, मन में अच्छी भावनाएं बनाओ, फिर तसल्ली से भोजन करो। भोज क्रिया यानी खाने के वैज्ञानिक तरीके पर हम वीडियो देख चुके हैं। आपको अच्छा लगे तो अभी देखिए या बात के लिए सेव कर लीजिए, क्योंकि आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।